नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड एडवांस्ड जीके एमसीक्यू सीरीज़। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड के उन सवालों को यहाँ पर देखते हैं जो उतने कॉमन नहीं हैं, थोड़े से यूनिक क्वेश्चन हैं, थोड़े डीप क्वेश्चन हैं, या जो सिंपल क्वेश्चन है उनको अलग तरह से करने का प्रयास करते हैं नए पैटर्न के अनुसार। आज हम हमारी एडवांस जीके सीरीज़ की 17वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के जो उतने ज़्यादा कॉमन नहीं हैं लेकिन पिछले वर्षों में आपसे पेपर में पूछे गए हैं। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह भारत का पहला वृहद राष्ट्रीय उद्यान था। देखिए, वृहद भी नहीं होता, फिर भी आपने ध्यान रखना है जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह न केवल भारत का बल्कि एशिया का भी पहला नेशनल पार्क था। ठीक है, इसकी स्थापना 1936 में होती है। ये एशिया का पहला नेशनल पार्क था। इसकी स्थापना 1936 में हुई, ये भी सही है। इसका पूर्ववर्ती नाम हेली नेशनल पार्क था, ये वाला भी आपका सही है। शुरुआत में जब इसे स्थापित किया गया 1936 में, तो इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। जो संयुक्त प्रांत था उसका जो गवर्नर था उसका नाम मैल्कम हेली था, उसके नाम पर। बाद में इसका नाम आज़ादी के बाद रामगंगा नेशनल पार्क किया गया और 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर कर दिया गया और इसका नाम हो गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल 826 वर्ग किलोमीटर है। ये वाला कथन आपका गलत था। जो हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह 2 जनपदों में फैला हुआ है। इसका विस्तार पौड़ी गढ़वाल में भी है और इसका विस्तार नैनीताल में भी है। पौड़ी गढ़वाल में लगभग 312 वर्ग किलोमीटर और नैनीताल में लगभग 208 वर्ग किलोमीटर ये फैला है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 520 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा वाला गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा आपके सही है। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? इसका प्रवेश द्वार आपका ढिकाला है जो रामनगर के नज़दीक स्थित है। पाटली दून जो एक प्रसिद्ध दून है वो इसी कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य में स्थित है। भारत में जब टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1 अप्रैल 1973 को, वो भी यहीं से शुरू किया गया था। देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन बना था? कॉर्बेट नेशनल पार्क ही बना था। यहीं पर सबसे पहले 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। सवाल आता है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब किया गया? 2013। ठीक है, अगला, निम्न कथनों में से सही कथन चुने। 3 स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं। पहला, 1919 में रोलेट एक्ट के पास हो जाने पर कुमाऊं कमिश्नरी में कुमाऊं परिषद के नेतृत्व में रोलेट एक्ट का विरोध किया गया था। देखिए, 1916 में कुमाऊं परिषद बनता है और 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो जाता है। 1916 से लेकर 1926 के दौरान उत्तराखंड में जितने भी मुख्य विरोध हुए या आंदोलन हुए, जो भी प्रमुख घटनाएं हुई स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी, वो सब किसके नेतृत्व में हुए? वो हुए कुमाऊं परिषद के नेतृत्व में। ठीक है, यानी कि 1916 से 1926 का जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है वो कुमाऊं परिषद का ही इतिहास माना जाता है। तो जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस वक्त इसी के नेतृत्व में रोलेट एक्ट का विरोध पूरी कुमाऊं कमिश्नरी में किया गया। ठीक है, दूसरा, हल्द्वानी में चोर गलिया नामक स्थान पर इस एक्ट के विरोध में उत्तेजक भाषण दिए गए थे। हल्द्वानी में सभा होती है यहाँ पर चोर गलिया नामक जगह पर, जहाँ पर इस एक्ट के विरोध में भाषण दिए गए। सेकंड वाला भी आपका बिल्कुल सही है। 6 अप्रैल 1919 को हल्द्वानी में रोलेट एक्ट के विरोध में एक सभा भी आयोजित करी गई थी, ये वाला गलत हो जाएगा। हल्द्वानी में भाषण दिए गए थे जब ये पारित हुआ। 6 अप्रैल 1919 को स्पेशली रोलेट एक्ट के विरोध में सभा काशीपुर में आयोजित करी गई थी। ठीक है, इसे आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा अल्मोड़ा में भी हड़ताल करी गई। देहरादून में जो एक व्यक्ति थे, ज्योति स्वरूप उनका नाम था, उनके मकान पर भी रोलेट एक्ट के विरोध में सभा हुई थी। ठीक है, यहाँ पर तीसरा वाला गलत है, पहला दूसरा आपके सही हो जाएंगे। 1930 में नैनीताल में झंडा सत्याग्रह आरंभ किसने किया था?
देखिए नैनीताल में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत ये करी थी जीबी पंत ने। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। नमक कानून उन्होंने तोड़ा था। नमक यात्रा जो उन्होंने करी थी, दांडी मार्च यात्रा जो उन्होंने करी थी, उसमें उत्तराखंड के 3 व्यक्ति भी उनके साथ उस यात्रा में दांडी मार्च में शामिल थे, जिसमें ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और खड़ग बहादुर सिंह शामिल थे। ठीक है, नमक कानून उन्होंने तोड़ा। नमक बना करके उत्तराखंड में भी जगह जगहों पर नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा गया। उस दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पूरे उत्तराखंड में झंडा फहराने को लेकर के आंदोलन भी हुए। झंडा सत्याग्रह के नाम से इन घटनाओं को जाना जाता है। नैनीताल में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत जीबी पंत के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। हालांकि कुछ समय के बाद जीबी पंत को गिरफ्तार कर लिया गया था। सवाल आता है, जीबी पंत के गिरफ्तार होने के बाद नैनीताल में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इंद्र सिंह नयाल का नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट महिलाएं भी थी जिन्होंने नैनीताल में जो ये सत्याग्रह चला, चाहे वो नमक सत्याग्रह हो या झंडा सत्याग्रह हो, इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। 2 महिलाओं के नाम ध्यान रखेंगे। एक महिला थी कुंती देवी और एक महिला का नाम था भागुली देवी। ठीक है, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष में लागू किए गए थे? तो उत्तराखंड में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम ये आपके 2021 में ही आया था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंग अनुपात क्या था? देखिए, शिशु लिंग अनुपात पूछा है, राज्य का औसत लिंग अनुपात नहीं पूछा है। उत्तराखंड में औसत लिंग अनुपात कितना था? 2011 के अनुसार 963 था। ठीक है, 2001 में कितना था? उत्तराखंड में 962 था। 2011 में 963। शिशु लिंग अनुपात की बात करें, उत्तराखंड में शिशु लिंग अनुपात 890 था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 2001 में उत्तराखंड में शिशु लिंग अनुपात 908 था, लेकिन 2011 में ये 890 हो गया। ठीक है, अगर हम नेशनल लेवल पर शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो पूरे भारत का शिशु लिंग अनुपात 919 था, उससे काफ़ी कम था उत्तराखंड का। ठीक है, जो नॉर्मल लिंग अनुपात था वो पूरे देश का 943 था, जबकि उत्तराखंड का 963। तो नॉर्मल लिंग अनुपात में तो उत्तराखंड राष्ट्रीय एवरेज से ज़्यादा था, लेकिन शिशु लिंग अनुपात में राष्ट्रीय औसत से कम था। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस जनपद में है? तो अल्मोड़ा आपने ध्यान रखना है, 1139। अल्मोड़ा के बाद रुद्रप्रयाग आता है, फिर पौड़ी आता है और फिर बागेश्वर। सबसे कम लिंग अनुपात हरिद्वार में था। हरिद्वार के बाद थोड़ा सा ज़्यादा देहरादून में, फिर उधम सिंह नगर। ठीक है, लिंग अनुपात के मामले में उत्तराखंड का देश में 13वें नंबर का राज्य उत्तराखंड बना था। ठीक है, उत्तराखंड में तिलु रौतेली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, जो तिलु रौतेली पुरस्कार है उत्तराखंड का एक प्रतिष्ठित यह पुरस्कार है। इसे उत्तराखंड सरकार ने 2006 में शुरू किया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2006 में शुरू हुई थी। यह पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय कार्य करती हैं, असाधारण उपलब्धियां हासिल करती हैं, उन महिलाओं को दिया जाता है। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। किस वर्ष इसको शुरू किया गया था? 2006 में इसे शुरू किया गया था। अगला, निम्न में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक व्यवस्था यानी इकाई की स्थापना करी थी? तो पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई किस चंद शासक ने स्थापित करी? यह बाज बहादुर चंद के साथ इसका नाम जोड़ा जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे कि पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई किसने बनाई? बाज बहादुर चंद। मानस खंड में निम्न में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? तो मानस खंड में राम क्षेत्र ये कहा गया है अल्मोड़ा को। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम यानी आपने घटता हुआ क्रम लगाना है। ठीक है, यानी जहां पर महिला साक्षरता सबसे ज्यादा थी उसे सबसे पहले रखना है। आप जानते हैं उत्तराखंड में सबसे कम साक्षरता दर किस जनपद की रही?
सबसे कम साक्षरता दर उधम सिंह नगर की रही। तो सबसे ज़्यादा वाले को पहले रखना है, सबसे कम वाले को सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट में उधम सिंह नगर आना चाहिए क्योंकि वो विकल्पों में है। सबसे लास्ट में उधम सिंह नगर एक ही विकल्प में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जो साक्षरता दर थी वो 78.82% थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर देहरादून की थी, लगभग 84%। फिर नैनीताल था, लगभग 83.88% उसकी साक्षरता दर थी। जो पिथौरागढ़ था ये टॉप 4 जनपदों में आता है। तीसरा हमारा चमोली था, चौथा पिथौरागढ़। सबसे कम उधम सिंह नगर था। ठीक है, तो सही क्रम यहां पर क्या बना, पिथौरागढ़, फिर रुद्रप्रयाग और फिर उधम सिंह नगर। भद्रराज एक लोक देवता हैं किस क्षेत्र के? देखिए भद्रराज जो हैं ये किस क्षेत्र के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं? ये आपके जौनसार भाबर के। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन बनता भी है भद्रराज मेला कहां पर लगता है? तो ये आपके देहरादून के क्षेत्र में ही लगता है, जौनसार भाबर के इलाके में। ठीक है, उत्तराखंड में सत्य धर्म प्रकाशिनी सभा की स्थापना कहां पर हुई थी? देखिए उत्तराखंड में सत्य धर्म प्रकाशिनी सभा, इसकी स्थापना नैनीताल में होती है, 1874 में होती है। गजानंद छिमवाल इसके संस्थापक थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना यहां पे होती है। इसे आपने ध्यान रखना है, इसकी स्थापना 1874 में नैनीताल में होती है। बाद में ये सभा आर्य समाज के साथ जुड़ गई थी और नैनीताल में आर्य समाज का प्रचार प्रसार का काम करती थी। ठीक है, जौनपुर की ज्वाड़ प्रथा किससे संबंधित थी? देखिए जौनपुर क्षेत्र की जो ये ज्वाड़ प्रथा है ये महिलाओं के आर्थिक अधिकार से संबंधित थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली यह जो प्रथा है ज्वाड़ प्रथा महिलाओं के आर्थिक हितों की, उनकी आर्थिक अधिकारों की बात करती है या उससे संबंधित है। जब किसी महिला का विवाह यहाँ पर होता है तो उस महिला को मायके वालों की तरफ से जो संपत्ति वहाँ पर दी जाती है उस पर उस महिला का अधिकार होता है, उस पूरी संपत्ति पर। उस पूरी संपत्ति को ही ज्वाड़ कहा जाता है। तो ज्वाड़ प्रथा का संबंध किससे है? यह महिलाओं के आर्थिक अधिकारों से है। ठीक है, यानी जो भी संपत्ति उनको विवाह के अवसर पर मिलेंगी उस पर ससुराल वालों का कोई अधिकार नहीं होगा, महिला का ही एकमात्र अधिकार होगा। ठीक है, तो ऐसी परंपरा यहाँ पर प्रचलित है। जौनपुर क्षेत्र की और भी इंपॉर्टेंट कुछ परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं जिनको लेकर सवाल बन जाता है। जैसे जौनपुर क्षेत्र में एक प्रथा प्रचलित है, पड़ियाल प्रथा। पड़ियाल प्रथा किससे संबंधित है? जौनपुर क्षेत्र में गांव में आपसी सहयोग के लिए श्रमदान वहां पर किया जाता है, उसको कहते हैं पड़ियाल प्रथा। ज्वाड़ प्रथा हमने देखा कि महिलाओं के आर्थिक अधिकार यानी महिलाओं को संपत्ति का अधिकार इस प्रथा के तहत है। इसके अलावा एक और प्रथा वहां पर प्रचलित है, सल्टवाड़ा प्रथा। इसका संबंध किससे है? तो जब लड़का होता है किसी के यहाँ पर उसे मामा के घर ले जाने की प्रथा सल्टवाड़ा प्रथा कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा उड़ाल प्रथा एक है, ये भी पेपर में पूछी गई थी। लड़की को भगाकर विवाह करने की प्रथा उड़ाल प्रथा कहलाती है। ठीक है, अगला, निम्न में से किस लोक नृत्य में केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं? तो इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जिसमें केवल पुरुष यहां पर हिस्सा लेते हैं? यह है आपका छोलिया नृत्य। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। देखिए जो छोलिया नृत्य है यह एक युद्ध नृत्य है। इसमें बेसिकली सैनिकों के वस्त्र, उनके जो पूरा सामान होता है, तलवार, ढाल, उन सबको लेकर के यह नृत्य किया जाता है जिसे आमतौर पर पुरुष ही करते हैं। तो छोलिया नृत्य जो एक पौराणिक युद्ध नृत्य है जिसमें सैनिकों के वस्त्र पहन करके नृत्य किया जाता है। ठीक है, छोलिया नृत्य के ही समान कौन सा नृत्य है? गढ़वाल का सरो नृत्य है और भोटिया जनजाति का पौड़ा नृत्य, वो इसी शैली के आते हैं, युद्ध नृत्य। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है जो तलवार और ढाल के साथ सैनिकों के अस्त्र वस्त्र पहन करके किया जाता है। ठीक है, कर्मभूमि साप्ताहिक किस स्थान से प्रकाशित होता था? जो कर्मभूमि समाचार पत्र है आपका ये आता था लैंसीडॉन से। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसका प्रकाशन 1939 में हुआ था। भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन इसके संपादक थे। ठीक है, उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का, इसे वृक्ष करना, वृक्षों का सही क्रम चुनिए।
देखिए उत्तराखंड में ये जो सारे वृक्ष पाए जाते हैं किस किस ऊंचाई पर, यानी ऊंचे इलाकों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, वो आपने बताना है। इन सभी वृक्षों में आप जानते हैं उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। जो जहां पर देवदार सबसे आखिर में है वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासक के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? देखिए शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त इन राजाओं के नाम हमको अल्मोड़ा से प्राप्त सिक्के जो मिले हैं अल्मोड़ा से, उन पर मिले हैं। ठीक है। बेसिकली जो अल्मोड़ा सिक्के हैं ये कुड़िंद राजवंश से संबंधित हैं। कुड़िंदों के सिक्कों को 3 वर्गों में बांटा जाता है: अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, अमोघ भूति प्रकार के सिक्के और छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के। जो अल्मोड़ा से हमें ये सिक्के मिले हैं, शुरुआत में 4 मुद्राएं हमें यहाँ से मिली थी जिनमें 4 राजाओं के नाम थे: मगभथस था, शिवदत्त था, हरिदत्त था और शिवपालित था। बाद में 54 मुद्राएं हमें यहाँ से और मिली जिसमें शिवदत्त की, आसेक की और गौमूत्र की मुद्राएं यहाँ पर मौजूद थी। ठीक है। क्वेश्चन बनता है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं का संबंध किस वंश से है? कुड़िंद वंश से है। ठीक है। इनमें हमें इन राजाओं के नाम मिलते हैं। ये जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं इनको कुड़िंदों की शुरुआती मुद्रा भी माना जाता है। इनमें सिर्फ कुड़िंद शब्द अंकित होता था। ताम्र धातु की ये बनी होती थी, ब्रह्मलिपि का इनमें इस्तेमाल होता था। ठीक है। इसके बाद आती है अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं हमें सबसे ज्यादा मिली हैं, इसीलिए यह माना गया कि कुड़िंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो अमोघ भूति था। इसकी मुद्राओं पर इसको महाराज भी लिखा गया है। ये एकमात्र कुड़िंद राजा है जिसकी मुद्राओं में महाराज लिखा गया है। इसकी मुद्राएं ताम्र और रजत दोनों की बनी होती थी और इसकी मुद्राओं में ब्रह्मलिपि और खरोष्ठी लिपि दोनों का इस्तेमाल होता था। ठीक है। तीसरी प्रकार की मुद्राएं छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं जिसमें भगवान छत्रेश्वर महात्मन अंकित किया गया है। इन मुद्राओं में, इन कुड़िंदों की जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं उनमें हमें कुषाण प्रभाव भी देखने को मिलता है। उन मुद्राओं में भी ब्रह्मलिपि और ताम्र धातु की वो बनी होती थी। गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है? देखिए जो मलारी गांव है, मलारी से हमें समाधियां यहां पर मिली है प्राचीन काल की। इन समाधियों को किस संस्कृति से, किस काल से जोड़ा जाता है? इनको महापाषाणीय शवधान या महापाषाणीय संस्कृति से जोड़ा जाता है, क्योंकि हमें यहां से जो शवधान मिले हैं, समाधियां मिली हैं, वो महापाषाण काल की मानी जाती हैं। ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यहां से इन समाधियों की खोज किस वर्ष में की गई थी? 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने करी थी। राहुल सांकृत्यान ने जो ये महापाषाण काल की समाधियां मिली हैं, शवधान मिले हैं, इनको खस जाति के साथ जोड़ा है। उनका मानना है कि ये खस जाति के शवधान हैं। ठीक है। अगला, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी साहित्य में डीलिट की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना शोध ग्रंथ, इसे ग्रंथ करना, किस भाषा में प्रस्तुत किया? हिंदी विषय से डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ठीक है। हिंदी भाषा को लेकर के इन्होंने डीलिट की डिग्री यानी डॉक्टरेट की उपाधि को प्राप्त किया था। इनका जो शोध ग्रंथ है उसका नाम था द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। ठीक है। यानी हिंदी काव्य में निर्गुणवाद। और ये जो इनका शोध ग्रंथ है ये इन्होंने अंग्रेजी में लिखा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। बाल्यकाल में पीताम्बर दत्त बर्थवाल किस नाम से कविताएं लिखते थे? सवाल बन सकता है। अंबर के नाम से ये कविताएं लिखते थे। ठीक है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे गद सौरभ है, गोस्वामी तुलसीदास है, रूपक रहस्य इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना है। इसके अलावा गोरखवाणी के नाम से इन्होंने भी रचना करी है। इन्होंने भी का मतलब यह है कि सुदर्शन शाह की भी गढ़वाली साहित्य की शुरुआती रचना माना जाता है गोरखवाणी को। तो सुदर्शन शाह की भी एक रचना है जिसका नाम गोरखवाणी है और पीताम्बर दत्त बर्थवाल की भी एक रचना है जिसका नाम गोरखवाणी है। ठीक है। इसके अलावा कबीर की साखी, रैदास की साखी, सेवा दमन, रामचंद्रिका, सप्तई, सप्तक, विज्ञान और कला, ये सब पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचनाएं हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में बताओ। यानी जो पहले घटित हुई उसको पहले रखना है। यहां पर दिया है पर्वतीय विकास परिषद। पर्वतीय विकास परिषद कब बनी थी? पृथक राज्य आंदोलन के दौरान। ये 1969 में बनी थी। राज्य सरकार जो थी उस समय यूपी की, उसने इसका गठन किया था। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? कुमाऊं परिषद ये बनी 1916 में थी, लेकिन इसका कांग्रेस में विलय 1926 में हुआ।
उत्तराखंड युवा परिषद ये कब बनी थी? उत्तराखंड युवा परिषद 1976 में बनी थी। 1978 में इन्होंने संसद का घेराव भी किया था। और गणदेश सेवा संघ ये कब बना था? गणदेश सेवा संघ 1938 में बना था। दिल्ली में इसका गठन किया गया था। ठीक है, बाद में इसका नाम हिमालय सेवा संघ कर दिया गया था। इसके संस्थापकों में श्रीदेव सुमन का इंपॉर्टेंट नाम आता है। ठीक है, तो आपने इनको आरोही क्रम में लगाना है। सबसे पहले कौन सी घटना घटी? सबसे पहले कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा 2। उसके बाद क्या हुआ? गणदेश सेवा संघ की स्थापना हुई, यानी कि 4। उसके बाद आप में पर्वतीय विकास परिषद का गठन करवाया, फिर 1, और अंत में आई उत्तराखंड युवा परिषद यानी 3। 2, 4, 1, 3 आपका सही विकल्प है, ऑप्शन बी। कथन है उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य कला का प्रयोग होता है। ये आपका कथन सही है। जो कोटी बनाल स्थापत्य कला है, यानी इससे भवन निर्माण आदि किए जाते हैं, यह भूकंप रोधी होती है कोटी बनाल शैली, ये भी आपका बिल्कुल सही है। उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय राज्य है, तो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में एक अलग विशिष्ट स्थापत्य शैली का इस्तेमाल किया जाता है भवन आदि बनाने में। कोटी बनाल शैली किस प्रकार की होती है? यह भूकंप रोधी शैली इसको माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, इस शैली के अंतर्गत जो आधार होता है उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया जाता है, जो भूकंप को भी यहाँ पर सह ले। ठीक है, इसके अलावा लकड़ी के कई सारे बिम्ब इन घरों में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों यहाँ पर आपके सही कथन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आपसे वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पर देखा। ऐसे सवाल जो आपसे पेपर में पूछे गए हैं उनको डिटेल में कवर करने का प्रयास किया, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।